यह है लॉज ऑफ मोशन की चैप्टर सीरीज और आप देख रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 वीडियो। मैं हूं गौरव पाटणकर और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी अपील है कि आप जहां भी रहते हो वहां पर एक ट्री प्लांट कीजिए। और हमारा भी एक ऐसा इनिशिएटिव है कि हर एक सब्सक्राइबर के लिए हम एक ट्री प्लांट करने वाले हैं हमारी तरफ से। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर दो और ये वीडियो अपने उस फ्रेंड को भी सेंड कर देना जिसको लॉज ऑफ मोशन समझने में दिक्कत जा रही हो सकता है इस वीडियो की वजह से उसको हेल्प हो जाए। तो चलिए लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3 वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था। पिछले एपिसोड में ऑफकोर्स हमने पार्ट 1 की रिवीजन की थी और उसके बाद में हमने देखा था एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको एक्सेलरेशन अभी तक नहीं समझा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं, मैंने तो आपको बता ही दिया है। और हमने एक्सेलरेशन में देखा था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव मतलब बढ़ता हुआ, नेगेटिव मतलब घटता हुआ, जीरो एक्सेलरेशन मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है तो, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो, मतलब अभी बढ़ गई अभी खत्म, मतलब अभी जीरो, और अभी एकदम से कम हो गई, अभी एकदम से बढ़ गई, ऐसे अगर हो रहा होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके बाद में हमने देखी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कि हमने अधूरी छोड़ दी थी, और वही सिलसिला मुझे यहाँ पे खत्म करना है। शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले हमने ये देखा था पिछले एपिसोड में कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी है, तो वो रिकॉल कर लेते हैं। पहली है ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तीन ही क्यों, और तीनों में भी s, v और u और a इन चार चीजों के ही बारे में बात की जा रही है। ये क्यों हो रहा है, तो देर आर थ्री काइनेमेटिक वेरिएबल्स, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम। ये तीन काइनेमेटिक वेरिएबल्स है और तीन के हिसाब से ये तीन रिलेशन बनी हुई है उनकी। ओके, और ये सब भी साइंटिफिक है वो। और काइनेमेटिकल इक्वेशंस को आप ये भी कह सकते हैं वन डायमेंशनल इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये मुझे इंटरनेट से मिला था, सो मैंने छाप दिया यहाँ पे। अगर आप नहीं बुलाते उसको ऐसा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें इन इक्वेशंस को डिराइव करना है क्योंकि आपकी बुक में है। अगर हमने डिराइव नहीं किया तो कैसे चलेगा। तो लेकिन ये डिराइव करने का कोई आसान तरीका ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था, और मैं इस चक्कर में चला गया इंटरनेट की दुनिया में, और वहां मुझे बहुत सारी नई नई चीजें पता चली जो कि मुझे भी पता नहीं थी। उसके हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे डेरिवेशंस बनाने का ट्राई किया है। देखते हैं आगे क्या है। सो बात करते हैं, हमने एक्सेलरेशन की बात की थी हमारे पिछले एपिसोड में या उसके पिछले एपिसोड में, पता नहीं। लेकिन हमने बात जरूर की थी एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड है हमारी पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन। उसके बारे में बात करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये मार्क करके रख दीजिएगा। इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी v। ओके, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी थी u, फिर उसकी वेलोसिटी थी v इन टाइम t, मतलब u से v तक आने के लिए उसको t इतना टाइम लगा, ठीक है। और ड्यू टू एक्सेलरेशन a, और उसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई s। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी आपकी कैसी चेंज हो रही है, मतलब कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, इस पर भी निर्भर करता है आपका एक्सीलरेशन कितना था। उसके हिसाब से इस ऊपर वाली इक्वेशन को a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा इधर उधर इथल पुथल करके हमने इस इक्वेशन को बना दिया कुछ ऐसा, a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। फाइनल इक्वेशन हमारी और कुछ थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद में बन गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि है हमारी पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन, जैसे कि ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ज्यादा कुछ एकदम टेंशन वाली बात नहीं है, पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन बहुत आसान है, और दूसरी और तीसरी तो उससे भी ज्यादा आसान है क्योंकि हमारे पास पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन है। पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ही आप आगे की दो काइनेमेटिकल इक्वेशंस को बड़ी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये उससे पहले जान लो कि ये है वेलोसिटी और टाइम के बीच में का रिलेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कभी कांस्टेंट ही रहने वाला है। देखते हैं
आगे दो इक्वेशन है हमारे पास और, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को पहले नहीं डिराइव करते, पहले तीसरी इक्वेशन को डिराइव करते। मैंने सोचा नाइंसाफी क्यों की जाए, वैसे कोई बात नहीं है, नाइंसाफी वाली बात नहीं है, बस तीसरी इक्वेशन को डिराइव करते, आसान है थोड़ी इसलिए। सो हमें हमारे पास पहली इक्वेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन, बेसिकली v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास है। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू यू इंटू टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो ये क्या है, बेसिकली ये है u प्लस ए टी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, और आपको आता है a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर मुझे आता है तो आपको भी आता है। तो अब ये इक्वेशन से मैंने क्या किया, a और t यहां से कॉमन निकाला, तो मेरी इक्वेशन बन गई कुछ ऐसी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू टी इंटू यू प्लस ए टी। लेकिन हमें पता है u प्लस ए टी क्या है, u प्लस ए टी तो v है। देखो मतलब पहली इक्वेशन डिराइव करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। सो वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो हमने u प्लस ए टी की जगह v को रख दिया। सो सिंपली हमारी इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वी इंटू टी। ओके, लेकिन हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वैसे ही अगर स्पीड को वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वो आप करके देख सकते हो। ओके, सो इसका मतलब है s इक्वल टू वी इंटू टी, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए हमारी ये इक्वेशन बन गई। जब हमने वी टी की जगह s को रख दिया, इक्वेशन बन गई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, और ये हमारी तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसे हमने दूसरा डिराइव किया है। ओके, और अभी चलते हैं हम हमारी दूसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन की तरफ। सो दूसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए हमें बेसिकली जरूरत है तीसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन की। सो एक बात मुझे इंटरनेट से पता चली कि डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मैंने ढूंढने की कोशिश की कि कैसे, तो उससे मुझे पता चला कि इसके लिए आपको जरूरत है तीसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन की, इसलिए हमने पहले डिराइव की तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो बेसिकली तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन को थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद मेरे को मिला ये इक्वेशन, ऐसे लिखा मैंने। ओके, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी होता है, सो लिख दो यार उसको वैसा। सो उसको लिखने के बाद में हमने इस a के जगह लिख दिया a का डेफिनेशन, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। ओके, सो वो लिख देने के बाद में हमने कुछ इसको ऐसा कर दिया, और फाइनली जब आप यहाँ पर कुछ काटकूट होगी, जैसे कि ये कट होगा इसके साथ में, और ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद में जो इक्वेशन बनेगी, तो ये इक्वेशन होगी ये। ओके, बेसिकली तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है v प्लस यू अपॉन 2, ये एवरेज वेलोसिटी है, राइट, सबको पता है ये एवरेज वेलोसिटी है। तो हमारा जो पहले ये हमने लिखा था, तो ये डिराइव हुआ यहाँ पर आकर के। ओके फाइन, सो अब इसकी डेरिवेशन के साथ में हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास फिर से हमारी पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अब यहाँ पर हमारा जो v है उसके जगह हम u प्लस ए टी डाल देंगे, और वो डालने के बाद में सीधा आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन। ओके फाइन है, सीधा आपको मिल जाएगा ये वाला इक्वेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वाला इक्वेशन है ये वाला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हमारे तीनों इक्वेशन यहाँ पर डिराइव हो चुके हैं इसी तरफ से। अगर आपको नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यू आर ओपन टू एनी डाउट्स। और आगे हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में घूमना। ओके, जैसे कि घड़ी के कांटे का घूमना वो सर्कल में है, और हमारी धरती का हमारे सन के आजू बाजू घूमना वो भी अभी तो सर्कुलर ही है, मतलब इट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, पर उसको सर्कुलर ही पकड़ के चलो, ठीक है। और एग्जाम्पल से उसके घड़ी का कांटा, सेकेंड एग्जाम्पल धरती माता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यूनिफॉर्म कब कहेंगे हम उसे? यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर उसकी स्पीड या कह लो कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, सो आगे देखते हैं हम उसको एग्जाम्पल के साथ में।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ, अब मान लो, देखो हमारे धरती की वेलोसिटी चेंज होती है क्या? नहीं। जब आप घड़ी के कांटे की तरफ देखते हो तो अभी आपने देखा कि 2 बजे थे और 2 मिनट बाद देखा आपने 4 बजे, ऐसा कभी हुआ है क्या? उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होती। घड़ी के कांटे की भी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदलती है। हाउएवर डायरेक्शन विल ऑलवेज चेंज। ओके, डायरेक्शन विल ऑलवेज कीप चेंजिंग। तो हेंस डायरेक्शन बदल रही है, इसीलिए इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन के चेंज की वजह से होता है। ओके, इसको इतना ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि घड़ी के कांटे की स्पीड चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 में जा रहे हैं हम। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे घड़ी का कांटा घूम रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है और हर सेकंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कभी डायरेक्शन 12 की तरफ है, कभी उसका मुंह 1 की तरफ है, कभी 2 की तरफ है, कभी 3 की तरफ है, तो कभी वो 6 से गुस्सा है तो कभी 9 से गुस्सा है। ओके, तो ऐसे मोशन को आप कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपने अगर मतलब हम और एग्जांपल्स अगर इसके देखते थे, लेकिन टाइम की हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, सो उसकी वजह से हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, चलो, लेकिन आप उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो ये एग्जांपल ढूंढने के लिए मैं फिर से इंटरनेट की दुनिया में गया था, लेकिन फिर आकर के रुका मैं अपनी 9th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड की बुक पे, लेकिन क्योंकि उसमें ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है यार, तो वही देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि एक आपको डिस्क लेनी है और आपको लेना है 5 रुपए का सिक्का। ओके, 1 रुपए का 2 रुपए का नहीं चलेगा, आपको सिर्फ 5 रुपए का सिक्का लेना है। क्यों? क्योंकि बुक में बताया है, बुक में बताया वैसे ही करना है भाई। 5 रुपए का सिक्का लेना है, एक डिस्क लेना है और उस डिस्क के एक कॉर्नर पर या एक एज पर, कॉर्नर तो होता ही नहीं है सर्कल का, मैं भूल गया था, एक एक किसी सिरे पर रख देना। ओके, तो क्या मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। देखो क्या करना है आपको कि एक कॉइन लेने का है 5 रुपए का। ओके, और उस डिस्क के एक कॉर्नर पर रख देने का, एक एज पर रख देने का। ठीक है, जो कुछ भी है आप समझ लो अब उसको। ठीक है, अब उसका क्या करने का, उस डिस्क को घुमाना है। ठीक है, उस डिस्क को घुमाना है और जब आप उस डिस्क को घुमाओगे, सो वो कॉइन जो है उड़ के फेंक दिया जाएगा, ऐसे डिस्क की तरफ से ऐसे फेंके जैसा हो जाएगा। ओके, तो वो जिस डायरेक्शन में फेंका गया उस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, सो वो आपको समझना है। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंक्लूडिंग टॉपिक है। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ आवर सिनेमा। ओके, सो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of uniform motion along with a straight line unless an external unbalanced force acts on it। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो कि अगर आप एक वो गाड़ी से खेलते थे, देखो हम बचपन में, जिसको आप थोड़ा सा पीछे लेके आओगे फिर छोड़ दोगे तो वो बहुत आगे चली जाएगी थोड़ी सी। सो अब आपने क्या किया, वो गाड़ी थी पहले रेस्ट में, सो आपने उसको पीछे ढकेल दिया थोड़ा सा। सो अब वो आ गई, मतलब आपने थोड़ा फोर्स लगाया ना उस पे। सो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और फिर जब उसको छोड़ दिया तो उसका स्टेट चेंज हो गया, अब वो मोशन में है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव राइट नाउ। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट, मतलब पहले वो गाड़ी एट रेस्ट थी। ठीक है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में है जब तक आप उसको रुकाते नहीं हो या फिर वो खुद रुक नहीं जाती है, मतलब ऑब्वियसली फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से। ओके, सो बेसिकली आपने क्या किया, उस गाड़ी को पीछे ढकेला और उसके बाद जब आपने उसको छोड़ा तो उसका स्टेट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हुआ। आपने उस गाड़ी को जब पीछे ढकेला तो आपने कुछ फोर्स लगाया है उस पर, तो उसी वजह से ऐसा हुआ। ओके, सो एग्जाम्पल भी देख लिया हमने उसका पहले, और एग्जाम्पल नहीं देखेंगे अभी हम। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। किसी चीज का उसके रेस्ट स्टेट में या मोशन के स्टेट में रहना जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। ओके, एग्जाम्पल,
पंखा बंद करने के बाद भी थोड़ा घूमता है। लाइक अगर पंखा शुरू है अभी आपके रूम में तो बंद करके देखो, वो सीधा बंद नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर लगेगा बंद करने में। ओके, सो वो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। और जो गाड़ी का एग्जांपल मैंने आपको बताया, कंटिन्यूड, दूसरा लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट मोमेंटम का मतलब क्या है? ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मोमेंटम का पहले फॉर्मूला देख लो, P इक्वल टू एम इंटू वी। एम इज मास एंड वी इज वेलोसिटी। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब है मोमेंटम डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पर, क्योंकि मोमेंटम है उन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, राइट। अब अगर मान लो आप और मैं खेल रहे हो और मेरे हाथ में वो पिंग पोंग का बॉल है, जो पिंग पोंग का वो टेबल टेनिस जो जिसको बोलते हैं, पिंग पोंग का बॉल है जिसमें कोई जान नहीं है, जिसका कोई मास नहीं है ज्यादा। ओके, सो पिंग पोंग का बॉल अगर मैं आपको फेंक करके मारूंगा तो आपको कितनी लगेगी? ओके, और उसके बाद में दूसरी बार मैं आपको एक बास्केटबॉल फेंक के मारूंगा तो फिर आपको कैसा लगेगा? सो यहां पर आता है मोमेंटम। सो दोनों को मैंने सेम स्पीड के साथ में या सेम वेलोसिटी के साथ में फेंका, लेकिन दोनों का मास डिफरेंट था। सो पिंग पोंग बॉल की वजह से आपको मच्छर काटे जैसा दर्द हुआ, और उस किंग कॉन्ग बॉल की वजह से, मतलब उस बास्केट बॉल की वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। सो ये था मोमेंटम की वजह से। मान लो अगर आप कहीं खड़े हो और एक चींटी आकर के आपको धक्का देती है तो क्या गिर जाओगे? नहीं ना। लेकिन वहीं अगर आपको एक बहुत तगड़ा तुगड़ा आदमी जैसे बिग शो वगैरह, अगर आपका वो WWE देखते होंगे तो वो बिग शो वगैरह आकर के अगर आपको धक्का देता है तो कहीं का कहीं चले जाओगे, राइट। सो ये है मोमेंटम। मोमेंटम, उसने आप पर कुछ वार किया एंड लाइक उसका आप पे कुछ तो भी इफेक्ट हुआ। ओके, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आगे बात करने वाले हैं, आगे आने वाला है मोमेंटम। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ की वजह, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये हमें पता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ की डेफिनेशन है वो। सो एम ए प्रोपोर्शनल एफ, मतलब मास इंटू एक्सिलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एफ। अब ये क्यू, ठीक है, ये क्यू। सो P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, राइट। P इक्वल टू एम इंटू वी होता है, और उसके बाद में जो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और हमने ये भी देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। सो अब एम इंटू ए क्यू, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? पहले मेरा मोमेंटम कितना था और अभी मेरा मोमेंटम कितना है, उसको हम माइनस करेंगे, राइट। मतलब सपोज मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। मतलब अगर m इंटू वी, ये मेरा अभी का मोमेंटम है, माइनस पहले मेरा मोमेंटम था m इंटू यू, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया t से। अब यहां पर m कॉमन निकलता है, और जब m कॉमन निकलेगा तो वो हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, बार बार नहीं बताऊंगा, वो होता है एक्सिलरेशन। इसीलिए ये होता है m इंटू ए। ओके, m इंटू ए इज प्रोपोर्शनल टू f, सो f इक्वल टू m इंटू ए। ये इक्वेशन आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये मेरा फेवरेट है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकता हूं। हम सरफेसेस पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सरफेसेस हमें खड़े रहने दे रहे हैं। जब आप आपके घर में खड़े हो तो आपके घर की जो जमीन है वो आप पर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना आप उस पर लगा रहे हो। अगर आप किसी कागज पर खड़े रहते हो तो कागज फट जाएगा, और अगर मैं आपके पैरों तले जमीन खिसका दूं तो आप जब नीचे जाकर के गिरेंगे तो दर्द तो होगा ना यार। मीन्स समझाने की बात यह है कि आप जिस सरफेस पे खड़े हो तो जितना फोर्स आप उस सरफेस पे डाल रहे हो उतना ही फोर्स वो सरफेस भी आप पर डाल रहा है। सो इसकी वजह से ये न्यूटन का थर्ड लॉ सामने आता है। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ओके, सो मोर अबाउट फोर्स। ऐसा सिस्टम में फोर्स का यूनिट है न्यूटन। 1 न्यूटन is the force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg, ठीक है। सो और उसका CGI यूनिट है, CGS यूनिट, डाइन। ओके,
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद में इस वीडियो का भी और इस चैप्टर का भी एंड हो जाएगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली ये बोलता है कि अगर ये m1 नाम का गोला है और ये u1 वाली वेलोसिटी से इस तरफ बढ़ रहा है और ये हमारा m2 वाला गोला जो u2 वेलोसिटी से इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब दोनों टक्कर खाने वाले हैं। सो इसका मोमेंटम है m1u1 और इसका मोमेंटम है m2u2। हमने थोड़ी देर पहले मोमेंटम की डेफिनेशन के बारे में देखा था। सो जब, ठीक है, मॉडिफाइड मोमेंटम, अब मॉडिफाइड मोमेंटम क्या है, जब ये एक दूसरे को टक्कर देंगे तो इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा, ठीक है। तो वो वेलोसिटी में चेंज होने वाला जो है वो है v1 और v2, तो उसके हिसाब से उनका मोमेंटम हो जाएगा m1v1 और m2v2। तो उसके बाद में अब ये F2 इक्वल टू माइनस F1, तो ये क्या है। सो जब आप किसी को टक्कर देते हो तो यूजुअली आप पीछे हट जाते हो थोड़ा सा, राइट। सो अब फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन उल्टी दिशा में, आप उल्टा जा रहे हो। तो इसकी वजह से हमने पिछले स्लाइड में जो देखा था F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, m2a2 इक्वल टू माइनस m1a1। लेकिन उसके बाद है ये आगे का डेरिवेशन, ये बेसिकली यहाँ लिखे नहीं जा रहा था तो मैंने इमेज डाल दी। सो m2 इक्वल टू मतलब m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन टी। अब ये क्या है, v2 माइनस u2 अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। ओके, हर जगह एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस लगानी है आपको। ये टी टी यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पर ये यहाँ से कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, और फिर हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा। और जब इसको हमने इधर उधर इथल पुथल करके जब ये ला लिया तो हमारे पास आ गया फाइनली ये। सो m2v2 प्लस m1v1 मतलब फाइनल मोमेंटम का सम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम का सम, राइट। पहले मोमेंटम था हमारा m1u1 प्लस m1u1 और m2u2, और अब मोमेंटम है हमारा m1v1 और m2v2, लेकिन ये दोनों की सम इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है, पहले जितना मोमेंटम था अभी भी उतना ही मोमेंटम है टोटल। ओके, सो when two objects collide, the total momentum before collision is equal to total momentum after collision। इसका मतलब है कि अगर दूर से कोई भाग करके आता है, आप सुकून से खड़े हो, मान लो आप सुकून से खड़े हो, दूर से कोई भाग करके आता है और आपको धक्का दे देता है, तो वो तो रुक जाएगा लेकिन आप उधर जाके गिरोगे। इसका मतलब क्या है, वो रुक गया, इसका मतलब उसका मोमेंटम तो जीरो हो गया, लेकिन आप रुके थे, लेकिन आप चल पड़े, तो आपका उसका मोमेंटम आप में शिफ्ट हो गया। मोमेंटम अभी भी उतना ही है लेकिन उसका मोमेंटम आप में शिफ्ट हो गया, बस उतना ही ये हुआ, ठीक है। सो थैंक यू यार, वीडियो को इतना पेशेंटली देखने के लिए। मैं जानता हूँ कि 22 मिनट के ऊपर हो चुके आपको ये वीडियो देखे, लेकिन बहुत पेशेंटली आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं जा रहा हूँ, सो क्योंकि खरगोश और कछुए की रेस लगी है और मुझे बताया गया है कि मुझे उनका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।